हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम कोशिका जीवन की इकाई के बारे में पढ़ रहे हैं। सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ होता है, लाइफ का एक यूनिट होता है। तो इस क्रम में हमने कल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना। आज हम पढ़ते हैं लवक या प्लास्टिड्स क्या होते हैं। लवक या प्लास्टिड्स जो हैं वो सभी पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल्स में और कुछ प्रोटोजोआंस जैसे कि योगलिना में मिलता है ना। ये आकार में बड़ा होता है, भिन्न भिन्न आकार के मिलते हैं। ये भी सबका जो सब में पाए जाने वाले लवक या प्लास्टिड्स जो हैं वो अलग अलग आकार के, अलग अलग शेप के ये होते हैं और बड़ा होने के कारण ये सूक्ष्मदर्शी में आसानी से देखा जा सकता है। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे जो है वो भिन्न भिन्न रंग के दिखाई देते हैं। जो अलग अलग रंग हमको पौधों में दिखाई देता है वो उनमें स्थित वर्णक के कारण या प्लास्टिड्स के कारण ही होता है। जैसे फूल और फल का रंग जो है वो भिन्न भिन्न कलर का होता है, वो वर्णी लवक के कारण होता है। पत्ती का रंग जो है वो हरा रंग का होता है या तने का रंग हरा रंग का होता है, वो हरित लवक या क्लोरोफिल के कारण होता है। और आलू वगैरह में जो भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं वह अवर्णी लवक के रूप में रहता है। तो इस प्रकार भिन्न प्रकार के लवक वर्णकों के आधार पर प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ये तीन प्रकार के मुख्य रूप से हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक यानी क्लोरोफिल, वर्णी लवक यानी कलर वाले फल फूल में पाए जाने वाला, और अवर्णी लवक मतलब जो कलरलेस होता है उनको कहा जाता है। अब ये जो वर्णक होते हैं एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे अवर्णी लवक वर्णी लवक में कन्वर्ट हो सकता है, क्लोरोफिल जो है वो वर्णी लवक में कन्वर्ट हो जाता है, वर्णी लवक जो है वो क्लोरोफिल में या अवर्णी लवक में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जो फल होते हैं वो शुरू में हरे रंग के होते हैं। मैक्सिमम फ्रूट्स जो हैं वो है ना प्रारंभ में हरे रंग के होते हैं, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। बाद में जब ये पकने लगते हैं तो भिन्न भिन्न कलर के लाल, पीले, ऑरेंज हो जाते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, वो वर्णी लवक में कन्वर्ट हो जाता है। आलू को आपने देखा होगा कि कुछ समय तक अगर उसको रखा जाए प्रकाश में तो उसमें जो अवर्णी लवक है वो हरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हरित लवक में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इस प्रकार हरित लवक में पर्णहरित वर्णक यानी कैरोटेनॉइड वर्णक मिलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को अपने अंदर संचित करने का कार्य करते हैं। हरित लवक में पाए जाने वाले जो वर्णक हैं वो प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और भोजन बनाने के लिए अपने अंदर संचित करके रखते हैं। वर्णी लवक में वसा विलय कैरोटेनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल और अन्य दूसरे मिलते हैं जो उनको कलर प्रदान करने का काम करते हैं, है ना। इसीलिए पादप के जो भिन्न भाग हैं, जैसे पत्ती हरे रहते हैं, फिर पीले पड़ जाते हैं, फिर भूरे हो जाते हैं, सूख जाते हैं। फल जो है वो प्रारंभ में हरा और बाद में फिर ये जो है वो पीला, नारंगी, लाल अलग अलग कलर के दिखाई पड़ते हैं। तो ये वर्णी लवक के कारण होते हैं। अवर्णी लवक भी विभिन्न आकार एवं आकृति के रंगहीन होते हैं। इनमें जनरली खाद्य पदार्थ संचित रहता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, आलू का एग्जाम्पल हम लें तो मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है, जैसे आलू में, है ना। और जैसे तेल प्रदान करने वाले लवक है तेल लवक, इसमें तेल और वसा और प्रोटीन, जैसे दाल वगैरह है तो उसमें प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। जिस प्रकार का खाद्य पदार्थ ये प्रदान करते हैं उस प्रकार का भंडारण आलू में कार्बोहाइड्रेट, और जैसे मूंगफली वगैरह है उसमें तेल लवक तेल प्रदान करने के लिए, जितने भी पल्सेस हैं दाल हैं उनमें, उनसे हमको प्रोटीन मिलता है तो उनमें प्रोटीन लवक पाए जाते हैं। हरे पौधों के अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और पत्ती के जो बीच का भाग होता है ना, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो भाग होता है उसको पर्ण मध्योतक कहते हैं। तो उन भागों में हरित लवक ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ये लेंस के आकार के, अंडाकार, गोलाकार, चक्री, फीते के आकार का, अलग अलग आकार का होता है और भिन्न भिन्न लंबाई के, जैसे 5 से 10 माइक्रोमीटर, चौड़ाई जो है वो 2 से 4 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इनकी संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे प्रत्येक कोशिका में, जैसे एक क्लेमाइडोमोनास हरित लवक में 20 से 40 प्रति कोशिका पर्ण मध्योतक कोशिका हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी द्विझिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त आवरण से घिरा हुआ संरचना होता है। और इसमें इसका जो भीतरी
लवक है, ये झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होता है। जैसे कि यहाँ पे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। बाहरी परत जो है वो बाह्य झिल्ली, आंतरिक परत जो है अंतः झिल्ली कहलाती है। अंतः झिल्ली जो है वो अपेक्षाकृत कम पारगम्य होता है, और इसमें इसका जो भीतर का स्थान होता है, जो गुहा होती है, इसको स्ट्रोमा या पीठी का कहा जाता है, जिसमें एक प्रकार का द्रव भरा होता है जो कि मैट्रिक्स कहलाता है। और इसी स्ट्रोमा में, इस गुहा के अंदर चपटे झिल्ली जैसी थैली के समान संरचना, जैसे एक सिक्का को हम एक चपटा थैली मान लें तो एक के ऊपर एक जमा कर रखा जाता है, इस प्रकार की संगठित संरचना इसमें होती है। इन संरचनाओं को थाइलेकॉइड कहा जाता है। थाइलेकॉइड इस सिक्के के चट्टों की भांति ढेर के रूप में इसमें मिलता है, और इसका जो एक इकाई है उसको ग्रेना कहा जाता है, एक वचन इसका ग्रेनम होता है। अंतरग्रेना थाइलेकॉइड कहा जाता है। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएं एक ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम को जोड़ने के लिए कनेक्टेड रहते हैं ये, और इनको पट्टिलिकाएं या लैमिली कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये सिक्के की समान संरचना है। एक संरचना थाइलेकॉइड, एक जो है वो ग्रेनम, और पूरा मिला के ग्रेना है ना। और इनको जोड़ने वाली ये देखिए सेतु या नलिकाएं दिख रही है, इनको कहा जाता है लैमिली या पट्टिलिकाएं। थाइलेकॉइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे रहती है, इसको अवकाशिका कहते हैं। हरित लवक की पीठिका में बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं। चूंकि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं। जितने प्रकाश संश्लेषण को करने के लिए एंजाइम चाहिए वो यहाँ पर मिलते हैं, इसके द्रव में, मैट्रिक्स में, और थाइलेकॉइड यानी स्ट्रोमा में, या सॉरी ग्रेना में, ठीक है। और ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण के लिए ये सभी एंजाइम आवश्यक होते हैं। इनमें छोटा दोहरी लड़ वाला वृत्ताकार डीएनए अणु और राइबोसोम भी मिलता है। इनका खुद का डीएनए और आरएनए होता है, राइबोसोम होता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम इसके अंदर होता है। और हरित लवक थाइलेकॉइड में उपस्थित होता है। हरित लवक में पाया जाने वाला राइबोसोम कोशिकाद्रवी राइबोसोम यानी एटीएस से छोटा है। इसके अंदर का जो राइबोसोम होता है वो कोशिका द्रव में पाए जाने वाले राइबोसोम से इसका आकार छोटा होता है, 70S प्रकार का होता है। कोशिका द्रव में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। चूंकि इसमें प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है, इसका डीएनए है, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना निर्माण स्वयं कर सकता है। ये जो है 20 से विखंडित होकर 2 भागों में बढ़ जाता है और 2 क्लोरोप्लास्ट बन जाते हैं। इसलिए इन्हें भी अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग कहा जाता है। अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग जो अपना निर्माण खुद कर सकते हैं। और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की भांति कोशिका के बाहर ही थे, और बाद में फिर कोशिका के अंदर इंजेक्ट होकर सहजीवी जीवन परजीवी के रूप में बिताने लगे। इस प्रकार ये यूकैरियोटिक कोशिका का एक भाग बन गए। नेक्स्ट है राइबोसोम। जॉर्ज पैलेट ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सघन कणिका में संरचना, कणिका जैसे है ना, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर राइबोसोम को सबसे पहले देखा था। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने किसी भी झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते, किसी भी प्रकार की झिल्ली से इनमें झिल्ली नहीं पाया जाता। ये झिल्ली रहित संरचना है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S प्रकार का होता है, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 70S प्रकार का होता है। और मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था कि राइबोसोम में 2 यूनिट होती है, और इसको श्वेतबर्ग इकाई, श्वेतबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इनको सेंट्रीफ्यूगेशन उपकरण में जब घुमाया तो जिस यूनिट पे ये नीचे तली पर बैठते हैं उन्हें उसका यूनिट दिया जाता है, इकाई कहा जाता है। और श्वेतबर्ग ने इसका खोज किया था, इसलिए इनको श्वेतबर्ग इकाई या एस से दिखाते हैं। अवसादन, ये इसका अवसादन गुणांक मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन में नीचे बैठने के यूनिट को प्रदर्शित करता है। ये अपरोक्ष रूप से आकार और घनत्व को व्यक्त करता है। दोनों 70S और 80S राइबोसोम 2 इकाइयों का बना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 70S को हम लें तो इस प्रकार एक छोटी इकाई और इस प्रकार एक बड़ी इकाई, है ना। इस प्रकार एक छोटी इकाई और इस प्रकार एक बड़ी इकाई से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए 70S राइबोसोम है और ये 80S राइबोसोम है, तो ये 2 उप इकाइयों से बना हुआ है। ये जो है वो 50S और
30s यूनिट अमील का बना होता है, और ये जो है वो 40s और 60s। छोटी इकाई यहाँ पर 70s में 30s का और बड़ी इकाई 50s का होता है। 80s में 40s और 60s का उप इकाइयों से बना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूगेशन उपकरण में घुमाते हैं तो छोटी इकाई जो है वो 30s यूनिट एक नापने की इकाई होती है, उसमें नीचे तली में बैठता है, और बड़ा जो यूनिट है वो 50s श्वेतवर्ग इकाई या यूनिट में नीचे बैठता है। इसी प्रकार 80s वाला राइबोसोम जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन उपकरण में घुमाने पर छोटी इकाई जो है वो 40s यूनिट पर नीचे बैठेगा, और बड़ी इकाई जो है वो 70s यूनिट पर नीचे बैठ जाता है, जो इसका अवसादन गुणांक होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।